हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मराठा एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये हमारा मानव शरीर से जुड़े ज़रूरी तथ्य का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब तक आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, है ना, ताकि आपके क्वेश्चन कंटिन्यू हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम 25 क्वेश्चन से आगे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तो उस वीडियो का लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट में भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये 26 से आज हमारा क्वेश्चन स्टार्ट है ना। 25 तक हम कवर कर चुके हैं। चलिए बताइए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या। तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, बताइए। अमीनो एसिड की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे शरीर में? तो फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 22, है ना। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या हो जाएगी हमारा 22, यानी कि 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा अगला, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो शरीर में प्रतिदिन यूरिन कहाँ बनता है, कितना बनता है? तो कितना बनता है फ्रेंड्स? ये बनता है हमारा 1.5 लीटर, है ना। 1.5 लीटर हमारे शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि। तो क्यों दुर्गंध देता है? यूरिन जो है हमारा वो दुर्गंध क्यों देता है दोस्तों? तो ये देता है यूरिया के कारण, है ना। यूरिया के कारण हमारा यूरिन दुर्गंध देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, बताइएगा, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान है। तो हमारा जो यूरिन है उसका पीएच मान कितना हो जाएगा दोस्तों? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 6, है ना। 6 हमारा मानव मूत्र अम्लीय पीएच मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स बताइए, शरीर का सामान्य ताप होता है। तो बताइए, शरीर का सामान्य ताप होता है तो कितना होता है? तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, या 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, या 310 केल्विन, है ना। ये तीनों वैल्यू आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो फ़ारेनहाइट का क्या है? 98.6 डिग्री, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट, या 37 डिग्री सेल्सियस, या 310 केल्विन, है ना। ये तीनों वैल्यू आप याद रखिएगा, इनको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रहेंगे। ठीक है ना, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6, और अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा अगला है, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो हमारे शरीर में जो टीबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? तो ये पाई जाती है हमारे पैरों में, है ना, पैरों में। ठीक है, हमारे मानव शरीर के पैरों में ये टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो अगला है, बताइएगा। बताइए, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो बताइए। तो हो जाएगा कैल्शियम एंड एवं फास्फोरस, है ना। कैल्शियम एवं फास्फोरस हमारे दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो जो ब्लड क्लॉट है ना, तो रुधिर को थक्का जमने में क्या सहायक होता है, बताइए। तो ये प्लेटलेट्स होता है ना। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स के कारण रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो बताइए, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित क्या है? तो फ्रेनोलॉजी है ना। फ्रेनोलॉजी हमारे मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है, बताइएगा। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। तो बताइए। तो श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, उसके दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? नाइट्रोजन, है ना। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन। ठीक है, और आपको पता है ये गैस सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में भी पाई जाती है, 78%, है ना। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बताइए। जीवित जीवाश्म कौन होता है? बताइए, जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो ये साइकस, है ना। साइकस जो होता है वो जीवित जीवाश्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बताइए, अगला क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो ये मिनी माता जो रोग है, ये मिनी माता रोग किसके कारण होता है, बताइए। तो ये होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से, है ना। जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण ये मिनी माता रोग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है, बताइएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? तो बताइए। ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं, बताइए। तो डर्मेटोलॉजी, है ना। डर्मेटोलॉजी मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बताइएगा फ्रेंड्स, कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइए। तो कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाएगा, बताइए। तो एंटोमोलॉजी हमारे कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, अगला है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो बताइए, हमारा जो पित्त है वो किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये हमारा लीवर, है ना। यकृत पित्त अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है ना, लीवर के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला है, बताइए मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? बताइए मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? बताइए तो कौन करता है? तो तिल्ली, है ना, तिल्ली मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, बताइए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। तो बताइए हीमोग्लोबिन का कार्य किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन के कारण मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए अगला, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? बताइए हीमोग्लोबिन में क्या होगा? तो ये लोहा, है ना, लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए अगला, बताइएगा मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो बताइए मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हेपेरिन, है ना, हेपेरिन के कारण मानव शरीर में खून उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ठीक है, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण ब्लड हमारा नहीं जमता। ठीक है, चलिए अगला है, बताइए रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो बताइए रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के कारण रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, बताइए लाल रक्त कणिका का शमशान कहा जाता है। तो आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? तो बताइए तो प्लीहा को, है ना, प्लीहा को आरबीसी का शमशान कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लाल रक्त कणिकाओं का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए अगला, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो बताइए क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? बताइए पाइरूविक अम्ल का, है ना, पाइरूविक अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए अगला, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है हमारे यकृत में, है ना, यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि लीवर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, बताइए दोस्तों रक्त की अशुद्धि किस अंग में जाकर छनती है? तो मतलब रक्त जो हमारा अशुद्ध रहता है वो किस अंग में जाके छनता है? तो उसके बाद शुद्ध हो जाता है, छनने के बाद तो उसकी जो अशुद्धि है वो दूर होके शुद्ध हो जाता है। तो कहाँ होगा ये? वक्रों में, यानी कि किडनी में, है ना, वक्रों में। तो किडनी में जाके रक्त की अशुद्धि जाकर छनती है और वो रक्त शुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, बताइएगा श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो बताइए श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? जो हमारी सांस लेने की क्रिया है ये कहाँ संपन्न होगी? तो बताइए तो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये हमारी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों इस वीडियो के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।